Hello dear students, good morning. In last session we saw about the factors which are responsible for the First World War, and in today's session we will see about the First World War and its immediate effects. So we start our session. In the First World War, 24 nations supported the Allied nations and 4 nations supported the Axis nations. Initially, German made noteworthy victories in यूरोप. मतलब यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हमने लास्ट सेशन में देखा कि टू ग्रुप्स हो गए थे. उसमें फर्स्ट ग्रुप था जो वो अलाइड नेशन था और दूसरा ग्रुप जो था वो एक्सिस नेशन था. अब अलाइड नेशन थे उसके सपोर्ट में दूसरे जो 24 नेशंस थे और एक्सिस नेशंस था जो ग्रुप था उसके सपोर्ट में 4 नेशंस थे. और उस समय जर्मनी जो है वो सबसे ताकतवर नेशन के तौर में उभर के आता है. मतलब जर्मनी जो ताकतवर था उसकी वजह से पूरे यूरोप में उसका बोलबाला था. पूरे यूरोप में मतलब पूरे यूरोप में उसकी सबसे ज़्यादा विक्टरीज थी. इट रूइंड द फ्रेंच आर्मी, इट फॉट मैनी सबमरीन वॉर्स एंड डिस्ट्रॉयड द शिप्स ऑफ अलाइड नेशंस. तो यहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने सबसे पहले जो हमने आगे भी देखा कि जर्मनी और फ्रांस इन दोनों के बीच में बनती नहीं थी, तो सबसे पहले उन्होंने फ्रेंच आर्मी को तबाह कर दिया. उसके बाद वो जर्मनी थे उसने कई सबमरीन वॉर मतलब उन्होंने सीज के अंदर कई सारे वॉर किए और अलाइड नेशन के जितने भी सारे शिप्स थे उन सबको तबाह कर दिया. अब मैनी सोल्जर्स एंड सिविलियन डाइड बिकॉज ऑफ टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस. In 1917 the Russian Revolution started, so the Russia withdrew from the war. अब क्या होता है कि ये जो युद्ध होता है फ्रेंच और दूसरे जो यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, और जर्मनी के बीच में, उसमें कई सारे सोल्जर्स और कई सारे जो सिविलियंस है वो मारे जाते हैं. क्योंकि यहाँ पे टैंक्स जो होते हैं बराबर, जिसको हम बोले टोप, ठीक है, तो टैंक्स के द्वारा हमले किए गए और ज़्यादातर पॉइजनस गैसेस से हमले किए गए. और पॉइजनस गैसेस और ये टैंक्स की वजह से, ठीक है, कई सारे सोल्जर्स और सिविलियंस मारे जाते हैं. अब 1917 में क्या होता है कि रशिया के अंदर रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है और इसकी वजह से वो उनके अंदर ही रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है. तो उसकी ही वजह से रशिया को वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसमें से क्या करना पड़ता है, विड्रू करना पड़ता है. मतलब वो युद्ध छोड़ के चले जाता है. अब इट मैनेज टू ड्रोन द अमेरिकन स्टीमर ल्यूसितानिया इन विच 147 अमेरिकन सोल्जर डाइड. कॉन्सिक्वेंटली अमेरिका ज्वाइन द अलाइड नेशंस फॉर द वॉर इन अप्रैल 1917. अब यहाँ पे क्या होता है कि जर्मनी जो है वो उस समय सबसे बड़ा मजबूत देश था. मतलब वो आर्मी के साथ भी उसकी मिलिट्री पावर भी इतनी स्ट्रांग थी, इकोनॉमिकली भी इतना स्ट्रांग था, ठीक है, और वो जो है यूरोप में सबसे ज़्यादा ताकतवर नेशन के तौर के उभर आया था. अब उन्होंने क्या किया कि ये जो युद्ध हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें उन्होंने अमेरिका के एक स्टीमर जो है जिसका नाम था लुसितानिया, जिसके अंदर 147 अमेरिकी सोल्जर थे, उसको उड़ा दिया. मतलब उसको तबाह कर दिया. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो वो स्टीमर था, मतलब जो हम दरिया के अंदर जो युद्ध जहाज़ है, ठीक है, वो युद्ध जहाज़ था, उसमें 147 सोल्जर्स जो थे वो सब मर जाता है. और उसके तुरंत बाद ही अमेरिका जो है वो अलाइड नेशंस को ज्वाइन कर लेता है अप्रैल 1917 में. तो with that countries like Panama, Greece, Cuba, China and Siam joined the Allied nations. Thus the Allied nations become stronger. German army could not withstand the American troops. The whole position of war changed. The Bulgaria in September 1980, Turkey and Australia in October 1918 joined the Allied nation. अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही अमेरिका जो है वो अलाइड नेशन को ज्वाइन करता है अप्रैल 1917 में, उसके तुरंत बाद भी पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना और सियाम जैसे दोस्त भी क्या होता है अलाइड नेशंस को ज्वाइन कर. अब इसकी वजह से क्या होता है कि अलाइड नेशंस जो है उसकी ताकत बढ़ जाती है और जर्मनी जो है वो अलाइड नेशंस के सामने अब क्या इतना ज़्यादा मजबूत रहता नहीं. वो अमेरिकन ट्रूप्स जो है जिसने अलाइड नेशन ज्वाइन किया उनके सामने वो खड़ा रह पाता नहीं. मतलब उनके सामने टकता नहीं. अब उनकी जो आर्मी, उनकी जो पावर है वो कम पड़ती जाती है. अब तो पूरी जो सिचुएशन है, जो वॉर की अभी तक की जो सिचुएशन थी, उसमें क्या था कि जर्मनी सबसे स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पे उभर रहा था. अब सिचुएशन पूरी चेंज हो गई.
ठीक है। अब सिचुएशन पूरी चेंज होगा, अब अलाइड नेशन है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। अब बल्गेरिया ने सितंबर 1918 में, टर्की और ऑस्ट्रेलिया ने अक्टूबर 1918 में भी अलाइड नेशन को ज्वाइन किया। तो जर्मन लीडर काइजर abdicated his position and ran away. Germany surrendered to the Allied nation and signed a ceasefire treaty and the war came to an end. अब यहाँ पे युद्ध जो है ये 1918 में युद्ध कैसे ख़त्म, अब 1918 में युद्ध कैसे ख़त्म होता है, तो जर्मनी का जो लीडर था काइजर, ठीक है, वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, मतलब वो वहाँ से छुप जाता है और वहाँ से अपनी जो पोजीशन है, हुद्दा है, वो छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। और जो लीडर ही नहीं रहा तो अब जर्मनी क्या करेगा, जो उनका कप्तान ही नहीं है, ठीक है, तो कप्तान के बगैर पूरी टीम क्या कर सकती है। तो इसकी वजह से जर्मनी जो है अलाइड नेशंस के सामने सरेंडर कर देता है और वो एक ट्रीटी साइन करता है जिसको हम बोलते हैं सीज फायर ट्रीटी। और यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की क्या होता है, अंत होता है। अब क्या क्या इफेक्ट हुई, व्हाट वाज द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नाउ व्हाट वाज द, देयर आर लॉट्स ऑफ इफेक्ट बट व्हाट वाज द इमीडिएट इफेक्ट, मतलब युद्ध खत्म होते ही सबसे पहली जो इफेक्ट्स हुई वो क्या थी। तो फर्स्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल, approximately 6.5 crore people took part in the war and at least 1 crore died. About 2 crore were injured and around 70 lakhs were rendered permanently handicapped. More number of people died because of the starvation and other forms of killings and epidemics that broke out after the war. The total war expenditure was quite high. अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे युद्ध खत्म होता है उसके तुरंत बाद जब गिनती की जाती है तो वो ऐसा माना जाता है कि लगभग 6.5 करोड़ लोगों ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया, उसमें से 1 करोड़ लोग मारे गए और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो बैडली इंजर्ड हुए, दे वाउंडेड वेरी बैडली, मतलब दे इंजर्ड वेरी बैडली। और 70 लाख ऐसे लोग थे कि जो परमानेंट हैंडीकैप हो गए, मतलब जिसका इनका एक हाथ कट गया, पैर कट गया, दोनों पैर कट गए, या कोई अंधा हो गया, जिसकी आँख फूट गई, और ऐसे हैंडीकैप जो पूरी लाइफ टाइम के लिए हैंडीकैप हो गए। और ज़्यादा तो जो मृत्यु ज़्यादा जो मौत होती है वो किस कारण होती है कि युद्ध के बाद अब इकोनॉमिकली ऑल द नेशंस वर ब्रोक आउट, मतलब टूट जाते हैं इकोनॉमिक। अब उनके पास ना तो रोज़गार था, ना तो अपने देश को फिर से खड़ा करने की ताकत थी, तो इसकी वजह से स्टारवेशन मतलब अछूत और, ठीक है, अदर फॉर्म्स ऑफ किलिंग, मतलब दूसरी तरीके से भी वहाँ लोग मारे। और ज़्यादातर जो एपिडेमिक्स महामारी जो बोलते हैं, वो जो रोग फैलता है उसकी वजह से भी कई सारे लोग मारे जाते हैं। और अब उस समय जो वॉर का जो टोटल खर्चा था वो बहुत ही बड़ा था, मतलब जिसकी गिनती ही नहीं की जा सकती, अनगिनत था, ठीक है। सोशल चेंज, अब दूसरी जो इफेक्ट थी, इमीडिएट इफेक्ट थी, वो सोशल चेंज ना, व्हाट हाउ। तो ड्यूरिंग द वॉर, सिंस मेजोरिटी ऑफ मैन ऑल द नेशंस वर ऑन द वॉर फ्रंट, वीमेन शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली एंड ऑक्यूपेशन, दे स्टेप आउट ऑफ देयर होम्स एंड सक्सेसफुली टूक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड। अब यहाँ पे क्या होता है कि युद्ध के दौरान सबसे ज़्यादा मेजोरिटी जीत थी, मतलब युद्ध में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें सबसे ज़्यादा जो सब देशों में से सबसे ज़्यादा जो मैन थे, ठीक है, उनकी पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा थी और वो युद्ध के आगे वॉर फ्रंट, मतलब वो युद्ध में आके रह के क्या करते थे, लड़ाई करते, अपने देश के लिए लड़ाई करते थे। अब ये सिचुएशन आ गई कि घर की जिम्मेदारी अब किसके कंधे पर, तो औरतों के कंधे पर आ गई। तो जो उनका धंधा था, मतलब ऑक्यूपेशन, जो उनका धंधा था, घर की जो जवाबदारी थी, अब मैन नहीं, लेकिन अब वीमेन जो है वो अपने कंधे पे लेके घूमती थी। दे स्टेप आउट ऑफ देयर होम्स, मतलब अब वो घर से बाहर। अब पहले कैसा था कि औरतें जो है वो घर के अंदर ही रहती, घर का कामकाज ही करती, खाना पकाना, कपड़े धोना, वॉट एवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब क्या हुआ कि युद्ध सारे मर्द जो है वो युद्ध में चले गए, ठीक है। तो अब घर की जिम्मेदारी, उनके जो धंधे रोजगार थी उनकी जवाबदारी किसके असर पे आ गई, तो औरतों के सर पे आ गए। तो औरतों के सर पे आ गई, इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो है अब घर से बाहर निकले और उन्होंने सफलता से जो भी जवाबदारियां उनको मिली, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिली, वो और अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड है, जैसे कि कोई ऑफिशियल वर्क है या अपना कोई
खुद का धंधा रोजगार है या कहीं जॉब करे, तो उसमें सक्सेसफुली उन्होंने कई अचीवमेंट हासिल किए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द बिलीविंग of their being equivalent to the man enhanced. Consequently, the demand for women exercise their franchises was raised. During the war, the production of things of basic necessity had reduced. So problems like scarcity, unemployment, starvation, strikes, lockouts, etc. raised in their heads. People suffered a lot and children's condition was pathetic. अब यहाँ पे क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब औरतों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। वो मनुष्य के इक्विवेलेंट, मतलब वो मनुष्य के बराबर हो गए। अब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि वो कुछ भी कर सकती है। मनुष्य जो काम कर सकता है वो काम हम भी, औरतें भी कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो औरतों की जो डिमांड थी कोई भी कार्य के लिए, उनकी फिर क्या डिमांड बढ़ती गई, ठीक है। और ज़्यादातर लोग जो है, ज़्यादातर कंपनियां औरतों को, और ज़्यादातर कंपनियां हैं जो औरतों को अपने वहाँ काम पे रखना चाहते थे। अब युद्ध के दौरान क्या होता है कि युद्ध के दौरान क्या होता था, जो कंपनियां था, जो बेसिक नेसेसिटी, मतलब जो प्राइमरी हमारी जो ज़रूरियात होती है उसकी जो प्रोडक्शन है वो रोक दी जाती है, और हर कंपनी में जो युद्ध के लिए जो ज़रूरी सामान था वो बनाया जाता। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी प्राइमरी ज़रूरत है उसकी जो प्रोडक्शन रोक जाने की वजह से वो सब क्या हो जाता है, उसकी स्कैरसिटी आ जाती है। तो इसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स जैसे स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन, स्ट्राइक्स, लॉकआउट जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो अपना सर उठाती है। और बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी हालत तो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो थर्ड इमीडिएट इफेक्ट वॉज द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, जून 1919. At the end of the First World War, the unconditional surrender of Germany in front of the Allied nations brought an end to the war. The Allied nations undertook the peace process in Paris, in which some 58 commissions were formed and 145 sessions were organized. अब क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंत के बाद कई अनकंडीशनल सरेंडर्स जर्मनी के द्वारा किए जाते हैं। मतलब अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन के बगैर, ठीक है, हम सरेंडर करने के लिए तैयार है लेकिन हमारी कोई शर्त मान्य रहेगी नहीं। तो ऐसी कंडीशन के साथ जर्मनी जो है, ठीक है, वो अलाइड नेशन के सामने सरेंडर कर देता है। और यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंत होता है। तो द अलाइड नेशंस जो है 1919 में एक पीस प्रोसेस जो है, जिसको हम पेरिस पीस प्रोसेस बोलते हैं, उसकी आगवानी करता है, जिसमें 58 कमीशंस बनाए जाते हैं एंड 145 सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अब क्या होता है कि the agreement made with Germany during the Paris Peace process was in the Mirror Palace at Treaty of Versailles. अब क्या होता है कि जो जर्मनी के सामने एक एग्रीमेंट करा जाता है पेरिस पीस प्रोसेस के अंदर, वो जो कहाँ पे कहा जाता है, मिरर पैलेस जो है वर्सेलिस के अंदर मिरर पैलेस है, वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स जर्मनी के साथ किए जाते हैं। थस इट केम टू बी नोन एज वर्सेलिस ट्रीटी। अब वर्सेलिस में जो मिरर पैलेस था वहाँ पे ये ट्रीटी की जाती है, इसकी वजह से ये ट्रीटी का नाम जो था वो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस रखा जाता। देयर वर 4 प्रोविंस इन ट्रीटी। अब 4 विभाग रखे गए थे। वो कौन कौन से थे? फर्स्ट वन रीजनल एग्रीमेंट, सेकंड वन रिडक्शन इन ट्रूप एंड डिसआर्ममेंट, थर्ड वन अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एट द एंड ऑफ वॉर एंड वॉर फाइंड, एंड फोर्थ अदर प्रोविंस। तो कौन से 4 प्रोविंस हैं जिसमें रीजनल मतलब उनका लोकल जो है उनके रिलेटेड एग्रीमेंट रखा जाए, उनके अंदर अंदरूनी जो मामला है उनके रिलेटेड कुछ अरेंजमेंट किए जाते हैं। दूसरा जो है वो प्रोविज़न ये था कि जर्मनी जो है वो अपने सैन्य शक्ति कम कर दे, और जो वो आर्म्स बनाते हैं, आर्म्स की जो प्रोडक्शन है वो उस पर भी क्या कर दे, रोक लगा दे। दूसरा जो था, उन्होंने जो भी हासिल किया है युद्ध में
ठीक है, उसका प्रॉपर अरेंजमेंट करे, उसको डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर करे, जो देश का है उस देश को वापस दे दिया जाए, और उनको जो वॉर फाइन होगा वो वॉर फाइन भरना होगा। और फोर्थ प्रोविंस वो था कि जिसमें अदर्स आते हैं। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लेमेंको एंड इटालियन प्रेसिडेंट ऑर्लैंडो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस ट्रीटी। अब 4 ऐसे कुछ महान लीडर्स थे, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लेमेंको एंड इटालियन प्रेसिडेंट ऑर्लैंडो जो है, जिन्होंने ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन करो जर्मनी के सामने साइन करवाने में बहुत important role play. Germany was found responsible for the war, and the war fine of 6.5 billion pound was imposed on Germany. It had to give away Ruhr region to France. Its Rhine River had to be open for international sea route. अब ये ट्रीटी में क्या किया जाता है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जर्मनी को वॉर फाइन पे करना, तो कितना वॉर फाइन, तो 6.5 बिलियन पाउंड, इस वक्त का 6.5 बिलियन पाउंड जो है वो वॉर फाइन जर्मनी को पे करना पड़ेगा ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के तहत। और उसने जो फ्रांस का रूहर रीजन जो अपने कब्जे में ले लिया है वो फ्रांस को वापस करना पड़ेगा। और जर्मनी के अंदर जो राइन रिवर है जो कई देशों को जोड़ती है वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ओपन और इंटरनेशनल सी रूट के लिए उसको ओपन करनी पड़ेगी। The Rhineland region on French border was disallowed from being the fortress, as well as this mineral-rich region was given away to France for 15 years. Most of the German organization was confiscated. Alaska and Lorraine were to be returned to France. तो यहाँ पे क्या किया जाता है, तो जो राइनलैंड रीजन था जो मिनरल से भरा हुआ था वो अब किसको, जर्मनी ने जो कवर कर लिया था अब वो फ्रांस को देना है। और फ्रांस वहाँ पे जर्मनी कोई भी किला या दीवार बना सकता नहीं, और वहाँ पे फ्रांस को 15 सालों के लिए वो देना होगा, क्योंकि उसने फ्रांस को जो तबाह किया है। तो फ्रांस जो है वो उनके जो ये राइनलैंड जो है वहाँ से मिनरल्स या कुछ ज़रूरी सामान निकाल के अपने देश को वापस खड़ा कर सकता है। तो उसमें कई जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस थे वो कॉन्फिस्केटेड हो जाते। कॉन्फिस्केटेड मतलब उनके सामने विरोध जताते कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अलास्का एंड लॉरेंस जैसे जो रीजन थे वो भी फ्रांस को उनको वापस देना है। बिसाइड्स दिस जर्मनी वॉज गिव टू फ्रांस एंड अदर अलाइड नेशंस और लार्ज क्वान्टिटी ऑफ कोल एंड आयरन एनुअली एज द बेनिफिट्स ऑफ वॉर। उसके अलावा भी जर्मनी को क्या करना था, जर्मनी को फ्रांस के साथ साथ दूसरे अलाइड नेशंस जो थे उनको भी यहाँ से मिनरल कॉल आयरन जैसे और आयरन जो है वो उनको देना था एनुअली, मतलब हर साल में एक बार उनको वो जितना भी मांगते उतना मिनरल कॉल और आयरन उनको देना है बेनिफिट्स ऑफ वॉर के तहत। तो जर्मनी वॉज मेड टू साइन दिस टर्म्स एंड कंडीशन एंड ऑन गन पॉइंट फॉर्सिबली बिकॉज अब ये जो ट्रीटी साइन की गई वो जर्मनी को गन पॉइंट पे रख के, कि मतलब उनको गन दिखा के फोर्सफुली ये ट्रीटी साइन करवा दी गई थी। और इसकी वजह से क्या होता है, जर्मनी के अंदर ज़्यादा नफरत भरती है, ठीक है, जर्मनी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, ठीक है, और वो डेस्परेशन जो है जर्मन्स के लोगों के अंदर डेस्परेशन और नफरत जो है वो ज़्यादा फैलती है। और यहाँ से, ठीक है, क्यों जर्मनी जो है ये ट्रीटी जो साइन की इसकी वजह से इकोनॉमिकली रूइंड बैडली। नाउ द फोर्थ इज लॉन्ग टर्म हियर। नाउ many long term effects were taken place because of the First World War, and there was a feeling of revenge in signing the treaty with the nations that were defeated in war. Peace could not be established with the treaty. अब क्या होता है कि लोगों के मन में ये ट्रीटी जो साइन होती है, ये ट्रीटी के साथ लोगों यहाँ से ट्रीटी का मतलब क्या होता है कि दो देश है या दो से ज़्यादा देश है उनके बीच शांति मंत्रणा की जाती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे शांति की भावना किसी के मन में आती है, यहाँ से लोगों के मन में बदले लेने की भावना जागती है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो शांति है, ठीक है, ये ट्रीटी साइन करते हुए लोगों के मन में शांति की स्थापना की जाती नहीं है, यहाँ से लोगों के मन में बदले की भावना ही रहती है। सोशलिस्ट रशिया वॉज नॉट गिवन अ प्लेस इन द लीग ऑफ नेशन। अब आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लीग ऑफ नेशन की स्थापना की लीग ऑफ नेशन के बारे में हम बाद में देखेंगे। तो
लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाती है, लेकिन ये जो लीग ऑफ नेशन था उसमें रशिया को स्थान दिया जाता नहीं थे। अमेरिका ने भी लीग ऑफ नेशन ज्वाइन नहीं किया, और उसकी वजह से क्या होता है, ऐसा कहा जाता है, यहाँ से भी ऐसा कहा जाता है कि ये जो सारी चीज़ें हुई, यहाँ से सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जो हुई ऐसा लगता था। In the next session we will see further. Till that, thank you, have a nice day.